हाँ, तो अब हम 4th यूनिट शुरू करते हैं और ये नया लेक्चर है, 4th यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है, जो कि 4th यूनिट इलास्टिसिटी पे बेस्ड है, प्रत्यास्थता पे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रत्यास्थ बॉडीज़ कौन सी होती हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होती हैं, या प्रत्यास्थता क्या होता है। तो प्रत्यास्थता जैसे किसी वस्तु है, कोई वस्तु है आपका ना, सपोज आप रबर की बॉल है, आप रबड़ की बॉल से कभी खेले, रबड़ की बॉल से क्रिमिच की बॉल, जैसे क्रिमिच की बॉल को आप कस के दबाएं तो थोड़ी सी दब जाती है, जैसे आप प्रेशर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं उसका प्रेशर, तो क्या होता है क्रिमिच की बॉल में, वो अपनी शेप में वापस फ़ोन आ रहा था, मैंने काट दिया, तो वो वापस उसी शेप में आ जाती है। मैं इसे ज़रा फ्लाइट मोड पे लगा लेता हूँ, नहीं तो फ़ोन आते रहेंगे। फ्लाइट मोड पे लगा लिया ना। तो जैसे रबर की बॉल है, रबर की बॉल का हाथ से कस के दबाइए तो दब जाएगी, लेकिन जैसे आप प्रेशर रिलीज करेंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाती है। ये किसके कारण होता है? ये इलास्टिसिटी के कारण होता है। वो एक इलास्टिक भी आती है जो तरह तरह के कपड़ों में लगती है, हम उसे पहले इलास्टिक ही कहते हैं ना, इलास्टिक खींचने वाली। तो उसे इलास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसे खींच दीजिए, जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस आ जाती है। जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को आप खींच देते हैं और छोड़ देते हैं तो रबर बैंड क्या होता है, अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो यह प्रॉपर्टी, किसी भी वस्तु का यह गुण, जिसके कारण उस पर लगाया गया बल हटाने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। तो ये नीचे इंग्लिश में लिखा भी है, इसमें इसमें लिखा है यहाँ पे कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और ऐसा होता क्यों है? इसका भी कारण होता है। सपोज हमने कोई बॉल ली, सपोज मैंने ये बॉल पूरी बन नहीं पाई, सपोज ये बॉल ली, अब मैंने इस बॉल को ना इधर से दबाया, यहाँ से मैं इसे दबा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ इसे दबाने के लिए, तो बॉल क्या होगी, ये इसकी शेप थोड़ी सी दब के ऐसा आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, दब जाएगी, लेकिन ये उसका अपोज करेगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। तो जब आप फोर्स लगा देंगे तो दब जाएगी परमानेंट, जब तक आप फोर्स लगाए रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। अब ठीक है, आपने दबा रखा है इस बॉल को, तो क्या होगी, ये दब के इस साइड से थोड़ी फ्लैट हो गई, सपोज ये दब के ऐसे हो गई फ्लैट, आपने यहाँ लगा रखा था और रुक गई यहाँ पे आके, ये स्टेबल हो गई। तो स्टेबल होने का मतलब क्या है, इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट हो गई। तो आपने जितनी फोर्स लगाई थी उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या हो गई, इसमें क्रिएट हो गई। तो आपने जो फोर्स लगाई थी वो तो थी डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसी डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट इसमें एक फोर्स क्रिएट हो गई अंदर, इंटरनल फोर्सेस। तो जैसे ही आपने ये वाली फोर्स हटाई, बाहर वाली जो लगा रखी थी आपने, तो अंदर जो फोर्स लग रही थी वो इसे फुला देंगी फिर से। तो अगर ऐसी फोर्स है, ऐसा हो जाता है कि आप जैसे ही फोर्स हटाते हैं और ये इसे फुला देती है वापस, तो बॉडी इलास्टिक कहलाएगी, परफेक्टली इलास्टिक। सो इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। पूर्ण प्रत्यास्थ वो वस्तु कब कहलाएगी, जब उस पर आपने जो बल लगाया है उसको हटा देते हैं तो वो अपनी पुरानी क्या रूप और आकार में आ जाती है, तो क्या कहलाएगी, परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगी। और एक होता है परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है, जब आपने उसमें फोर्स लगाई और वो जो शेप उसकी बदल गई थी फोर्स लगाने पर, उसी शेप में बनी रहे, वो बिल्कुल भी वापस ना पाए अपनी ओरिजिनल शेप में। मतलब आपने जैसे ये बॉल थी, ये बॉल थी गोल गोल थी बिल्कुल, आपने इधर से फोर्स लगाया तो बॉल की शेप क्या हो गई, ऐसे हो गई है। अब आपने ये वाला फोर्स हटा दिया बाहर वाला, तो ऐसी कैसी रह गई,
ऐसी कैसी रह गई ये वाली, ऐसे 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 बनेगी, इसे कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या हो गई, जो हटाने पे बिल्कुल अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। और परफेक्टली प्लास्टिक क्या हो गई, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे अपनी शेप और साइज को जरा सा भी रिगेन नहीं कर पाती। लेकिन हमारी एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक होती है ना परफेक्टली प्लास्टिक होती है। तो इसमें इलास्टिसिटी को समझने के लिए थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपका है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस को कहते हैं प्रतिबल, और स्ट्रेन को कहते हैं विकृति। विकृति, प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन। वैसे जनरली स्ट्रेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, टेंशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ना स्ट्रेस हो रहा है उसे, तो बहुत स्ट्रेस माने कोई उससे फोर्स है ऐसी जो उसे टेंशनाइज कर रही है, उस पर कोई फोर्स लगी हुई है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, जो हमने फोर्स लगा रखी है ना किसी भी बॉडी पे उससे शेप और साइज बदलने के लिए, वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो लेती है। उसका मेजरमेंट हम स्ट्रेन कहते हैं। मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ क्योंकि वीडियो अननेसेसरी से हट रहा है इसमें। स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हुई, स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी F अपॉन A, फोर्स प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला। एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एक तरह से स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस में जो F हमने दिखाया यहाँ पे, F, ये जो F है ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। जो आप बल लगा रहे हैं वो वाला बल नहीं है, वैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं कहलाती है। ये कौन सा कहलाता है, ये इंटरनल फोर्स होती है। मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने कहा था जैसे बॉल है और इसमें आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो जो आप लगा रहे हैं ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और ये इसका रेजिस्टेंस है जो अंदर की तरफ लग रहा है, इसके अपोजिट। ये क्या है, ये इंटरनल फोर्सेस है। इसे मैं IF लिख देता हूँ यहाँ, ये इंटरनल फोर्सेस जो काम कर रही है। तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो इंटरनल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर हो जाती है। तो स्ट्रेस को हम हमेशा इंटरनल फोर्स से डिफाइन करते हैं। ऑल्दो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू दे देंगे कि एक बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स 10 न्यूटन लगाई गई है, तो ये निकालिए ऐसे करके ना, उसे मैं तो आप इंटरनल फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही ले लेंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि इक्विलिब्रियम सेटअप था उस समय। ऐसा थोड़ी है कि किसी सिचुएशन पे जब जैसे बॉल है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई तो बॉल क्या होगी, पिचकनी शुरू हो जाएगी, अंदर की तरफ पिचकनी शुरू हो जाएगी, एक लेवल पे आकर रुक जाएगी। वो कब रुक जाएगी, जब अंदर वाली लगने वाली फोर्स यहाँ के फोर्स के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये वाली F1 है और ये अगर F2 है तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो ये थी एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये क्या थी, F1 इंटरनल फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल फोर्स के। इसीलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या कभी कभी हम इस इंटरनल स्ट्रेस में इंटरनल फोर्स की वैल्यू ना लेके सीधा डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे दोबारा समझाते हैं थोड़ा सा। मान लिया ये था कोई, ये सपोज एक सिलेंडर है, यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाई, ये लगाई F, तो इसके इक्वल अपोजिट यहाँ पे F फोर्स क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे भी F क्रिएट हो जाएगी इक्विलिब्रियम में। और इस सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज A था, तो F अपॉन A, अंदर वाली फोर्स F अपॉन इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाई उस वो एरिया जिस पे फोर्स लग रही है।
वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। दो तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। कंप्रेस करना माने दबाना, और टेंसाइल माने एलोंगेशन, बढ़ाना। तो अगर किसी चीज़ में फोर्स ऐसी लग रही है कि उसकी वॉल्यूम कम कर रही है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। और अगर उसका डायमेंशंस बढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगी? टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। इसी तरह से अगर किसी वस्तु की लंबाई बढ़ रही है कोई फोर्स लगाने पे, जैसे कोई तार है, मान लिया पतला सा तार है, तार को थोड़ा मोटा बना देते हैं, ये तार है, यहाँ पे ये तार है, इस तार को आप यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाते हैं इस पर खींचने के लिए, ये फोर्स लगा दी तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी नीचे की तरफ। इस पर वेट लटका दीजिए, mg, F=mg कर दीजिए, फोर्स लगा दी नीचे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसकी लंबाई के अलोंग फोर्स लग रही है, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए फोर्स काम कर रही है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगी। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? अब आपने किसी वस्तु में स्ट्रेस लगा दिया यानी फोर्स लगा दी, तो उसके डायमेंशंस में चेंज होंगे, उसकी शेप, साइज या लंबाई में चेंज होगा। तो वो परिवर्तन स्ट्रेन को मेजर करता है, यानी उस वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। अगर वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, सपोज वस्तु की लंबाई ऐसे थी, इतनी थी लंबाई, यहाँ तक थी, मान लिया ये मैंने बंद कर दिया, ये लंबाई थी, और आपने फोर्स लगा दिया यहाँ पे, और ये खिंच के इतनी और हो गई नीचे, मैं डैश डैश से बढ़ा रहा हूँ, ये मान लिया इतनी और हो गई नीचे, थोड़ी सी बढ़ गई है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, तो कितना अंतर आ गया? ये पहले इसकी लंबाई L थी, अब L और बढ़ गई, तो L/L, भिन्नात्मक परिवर्तन ही आ गया। कितनी लंबाई में वृद्धि हुई? स्मॉल l, और ओरिजिन लंबाई कितनी थी? कैपिटल L। तो लंबाई में हुआ परिवर्तन डिवाइडेड बाई ओरिजिन लंबाई, ये स्ट्रेन हो गया। तो वस्तु में हुआ भिन्नात्मक परिवर्तन उसके शेप और साइज में, इसका रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस इन द बॉडी अंडर सिस्टम ऑफ फोर्स और कपल इन इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे लैंग्वेज कितनी अच्छी यूज की गई है, इज कॉल्ड स्ट्रेन। रिलेटिव चेंज पहले कितना था और अब कितना हो गया? पहले L था और अब कितना हो गया? L+L हो गया। पहले लंबाई कितनी थी? पहले लंबाई L थी और अब कितनी हो गई? L में कितनी बढ़ गई? L+L हो गई। तो कितना चेंज हुआ? चेंज कितना हुआ? L, और ओरिजिनल कितना था? L, ये L/L स्ट्रेन। और इस पर फोर्स कौन कौन सी लग रही थी? इस पर दो फोर्स काम कर रही थी इक्विलिब्रियम में। कौन सी फोर्स काम कर रही थी? ये वायर था, अभी हम लंबाई वाले ही ले रहे हैं केस ना, ये वायर था, इसमें आपने फोर्स यहाँ पे लगा दी, सपोज F, यहाँ पे फोर्स जब F लगाई तो थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ गई, यहाँ पे नीचे मान लिया लंबाई बढ़ गई, इतनी लंबाई बढ़ गई, यहाँ पे लंबाई बढ़ गई, ये कितनी बढ़ गई? L, और इसकी कितनी थी? L, या लंबाई यहाँ पे बढ़ गई मान लिया। तो जो फोर्स लगाई है इसमें नीचे की तरफ आपने फोर्स लगाई तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएगी, जो इसके लंबाई में होने वाले परिवर्तन को रोकेगी। तो इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम, यहाँ पे अब इसकी लंबाई बढ़नी बंद हो गई है। तो इक्विलिब्रियम में जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ये दोनों बराबर होंगी। यानी वायर की लंबाई इतनी थी और खिंचते खिंचते लंबा होकर यहाँ पर रुक गया, तो इस समय जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी वो दोनों बराबर होंगी। तो कपल ऑफ फोर्स लग गया, एक फोर्स इंटरनल फोर्स ऐसे लग रही है और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रही है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, और ये क्या है? ये इंटरनल आंतरिक बल है, इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल एफ आएगा, सॉरी मैंने IN लिख दिया, पता नहीं कैसे, IF इंटरनल फोर्स, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो उन्हें कपल ही दे रखा है, कपल दे रखा है यहाँ पे, इसीलिए लिख रखा है रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर ए सिस्टम फोर्सेस आएगा, और कपल इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्ट्रेन। कपल ऑफ फोर्सेस यहाँ ऐसा आएगा, कपल ऑफ फोर्सेस, और कपल इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्ट्रेन।
स्ट्रेन में भी देखा लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। लीनियर माने लंबाई में अगर परिवर्तन हो रहा है तो लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लंबाई, मूल लंबाई। वॉल्यूम में परिवर्तन, वॉल्यूम जितनी चेंज हुई है वो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से अगर शेप में परिवर्तन होता है तो उसे शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। यह भी समझाएंगे ढंग से डिटेल में। शेप में परिवर्तन को क्या कहेंगे? शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे। शेप में परिवर्तन होने वाले को एंगल से नापते हैं। जैसे ये शेप थी कोई, सपोज ये शेप थी, इसका जो बेस था ये शेप थी, इसका बेस मैंने यहाँ फिक्स कर दिया सपोज नीचे, और इसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, ये पे लगा दिया फोर्स ऐसे, ये फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे एफ लगा दिया। नीचे तो फिक्स है, तो ये क्या होगा, ये वाली साइड थोड़ी आगे चली जाएगी ऐसे, और ये वाली साइड भी आगे चली जाएगी इस तरह से, ऐसे चली जाएगी। तो जो एंगल है, ये जो एंगल है बीच में, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये थीटा, इस थीटा को शेयरिंग से नापते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ। यानी शेप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? शेयरिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। तो उस पर आता है हुक्स लॉ पे। ये अब धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। हुक्स लॉ, ऑल्दो या पहले भी पढ़ चुके हैं सब चीज़ें ना। अब हुक्स लॉ पे आते हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ये रॉबर्ट हुक है और इसने ईयर गलत दे रखा है, ये 1879 नहीं है, ये इसे आप करेक्ट कर लें। ये 1676 में इसने पहले एक लैंग्वेज में पब्लिश किया था, फिर डिटेल में किया था 1678 में। ये रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक का आपने नाम सुन रखा होगा। ये हुक्स लॉ दिया था इसने 1676 में, मान लीजिए आप 1676 में प्रेडिक्ट किया था, 1678 में इसने पब्लिश किया था। तो इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि हुक्स ने क्या था, अंडर इलास्टिक लिमिट, क्या अंडर इलास्टिक लिमिट, इसने कहा था अंडर इलास्टिक, हाथ चल नहीं रहा इसमें ढंग से, अंडर इलास्टिक लिमिट strain is proportional to stress। आगे लिख देता हूँ मैं, स्ट्रेस या स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक ही बात है। स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल अंडर इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन जो होती है स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होती है। इलास्टिक लिमिट का क्या मीनिंग है? जैसे आपने रबड़ बैंड को खींचा और छोड़ा, वो वापस अपनी बिल्कुल शेप में आ गई, वही छोटी हो गई, तो इलास्टिक लिमिट थी। आप अगर रबड़ बैंड को इतना खींच दें, किसी रबड़ को इतना खींच दें कि वो पूरी तरह से अपनी शेप में वापस ना पाए, तो इसका मतलब आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर लिया। आपने किसी रबर की बॉल को दबाया थोड़ा सा और छोड़ दिया, वो वापस एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप में आ गई, गोल हो गई, तो इसका मतलब आपने जो उसमें फोर्स लगाई थी वो इलास्टिक लिमिट के विदिन ही लगाई थी। और अगर बॉल को इतना दबा दिया कि वो थोड़ी सी दबी रह गई, इसका मतलब आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया है। इसीलिए यहाँ जनरली कहा जाता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोवाइडेड द स्ट्रेन इज स्मॉल। बहुत थोड़े से परिवर्तन के लिए स्ट्रेन जो होगा स्ट्रेस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। बहुत थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा, प्रोवाइडेड द स्ट्रेन इज स्मॉल इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट। तो स्ट्रेन क्योंकि हमने बहुत स्मॉल कह दिया, इसका मतलब हमने इलास्टिक लिमिट ही के अंदर है, बात हो रही है सारी। और स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप कह सकते हैं आप स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, या स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक कांस्टेंट लगा दीजिए, आप लिख दीजिए स्ट्रेन इक्वल टू सम कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट इनटू स्ट्रेस
स्ट्रेस को मैं STS लिख देता हूँ, स्ट्रेस। तो ये जो कांस्टेंट है नीचे ले आइए, आप लिख दीजिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इज इक्वल टू 1 अपॉन कांस्टेंट। 1 अपॉन कांस्टेंट हो गया ये, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। और 1 अपॉन कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, यानी कि जैसा आपने किया स्ट्रेस अपॉन, ये मैं स्ट्रेस लिख दीजिए, ये लगा दीजिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कांस्टेंट के। सपोज दिस इज अगेन ए कांस्टेंट C या K प्राइम। तो ये जो कांस्टेंट होता है C या K प्राइम या कोई भी कांस्टेंट मान लें आप, ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करूंगा, प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अभी आपको बताई थी हमने। स्ट्रेन जो होते हैं 3 तरह की होती हैं। एक लंबाई में अगर परिवर्तन हो रहा है, एक अगर वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, और एक किसमें हो रहा है, शेप में परिवर्तन हो रहा है। तो उसके लिए 3 तरह की स्ट्रेन होती हैं। उन 3 तरह की स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी होते हैं। तो इन 3 तरह की स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो भी 3 तरह के आएंगे। 3 तरह की स्ट्रेन हो गई, उनके करस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेस हो गए। तो सपोज स्ट्रेस 1 स्ट्रेन 1, स्ट्रेस 2 स्ट्रेन 2, स्ट्रेस 3 और स्ट्रेस 3 स्ट्रेन 3। तो इनके 3 रेशो होंगे, तो 3 रेशो होंगे तो 3 अलग अलग कांस्टेंट आएंगे 3 तरह के अगेंस्ट। वो तीनों क्या कहलाते हैं, 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएंगे। पहली स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, दूसरी स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग दूसरा होगा, तीसरी स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग तीसरा होगा। तो यहाँ पे ये लिखा भी यहाँ पे क्या 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होते हैं। और एक के करस्पॉन्डिंग यंग्स मॉडुलस होता है, एक के करस्पॉन्डिंग बल्क मॉडुलस होता है, और तीसरे करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को लीनियर इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मैं यंग्स मॉडुलस यूज़ करूँगा। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, इसे इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम भी कहेंगे, लेकिन मैं बल्क मॉडुलस वर्ड यूज़ करूँगा। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे इलास्टिसिटी ऑफ शेप भी कहते हैं या शियर मॉडुलस भी कहते हैं, लेकिन मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूज़ करूँगा। जो 3 तरह के हो गए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के हो गए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस किसके करस्पॉन्डिंग है, यंग्स मॉडुलस करस्पॉन्डिंग है जब लीनियर चेंज होता है, जब अलोंग द लेंथ चेंज होता है, किसी चीज़ की लेंथ चेंज होती है। बल्क मॉडुलस जब किसी बॉडी की वॉल्यूम चेंज होती है, और शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब किसी चीज़ की शेप चेंज होती है। यंग्स मॉडुलस लीनियर चेंज, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम चेंज, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेप चेंज। तो सबसे पहले किस में आते हैं, यंग्स मॉडुलस पे आते हैं। यंग्स मॉडुलस ये वही है जिसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। तो यंग्स मॉडुलस में चित्र दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस चित्र से ही समझाते हैं। ये चित्र को थोड़ा छोटा करके ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इसमें नीचे वो आ जाएगा हमारा बनाया हुआ। ये लिए ये चित्र है। इसमें देखो ये जो बाहर वाला सॉलिड लाइन दिख रही है, ये एक वायर था, ये वायर था हमारे पास। इस वायर पे आपने क्या कर दिया, नीचे की तरफ फोर्स लगा दी। ये देखो यहाँ पे एफ फोर्स दिख रही है, इस वायर पे एफ फोर्स लगा दी। ये नीचे कुछ नहीं था, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये वायर था। अरे दोबारा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारे पास ये वायर था ये, और इस वायर पे आपने एक फोर्स लगा दी। ये नीचे का सब हटा दीजिए,
इस वायर पे नीचे की तरफ आपने एक फोर्स लगा दिया। अब होगा क्या, ये वायर था, इस पे आपने फोर्स लगा दी, तो वायर क्या होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, नीचे की तरफ खींचेगा। जब एक लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई इसकी बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, पतला हो जाएगा। चाहो तो आप खींच के देख लो, आप कोई मोटा सा रबर बैंड लेना, उसे खींचना, जैसे जैसे रबर बैंड की लंबाई बढ़ती जाएगी उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, पतली होती जाएगी, पतला होता जाएगा रबर बैंड। और आपने ज़्यादा खींच दिया तो पतला होते 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 टूट जाएगा वो। तो इसी तरह से वायर है, वायर को आप खींचेंगे तो क्या होगा, ये अब दूसरा चित्र ये दिखा रहे हैं। वायर को आपने खींचा तो देखो इसकी चौड़ाई कम होती गई, ये अंदर वाली लाइन है, ये चौड़ाई कम होती गई लेकिन लंबाई बढ़ गई है अंदर अंदर। ये हो गया वायर की शेप। पहले ऊपर वाला वायर था, अब शेप इसकी हो गई। मेरी लाइन सीधी नहीं आ रही है, आप इसे सीधी समझ लेना जो बनी हुई है, ये अंदर वाली शेप हो गई वायर की। तो वायर की मान लिया पहले लंबाई कैपिटल एल थी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक कैपिटल एल थी। और इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया स्मॉल एल है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया स्मॉल एल। तो लंबाई में हुआ भिन्नात्मक परिवर्तन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, ये तो हो गया स्ट्रेन। और आपने कितनी फोर्स लगाई थी इसमें, आप लगाई थी फोर्स एफ, और कितने एरिया पे लगाई थी, एरिया था वायर का, नीचे वाला हिस्सा बना रहा हूँ केवल वायर का, ऊपर वायर ऐसे वायर था, ये ऐसे वायर चौड़ा करके बना देता हूँ, तो नीचे वाला हिस्सा ऐसे था वायर, ऊपर भी ऐसे ही होगा गोल। तो ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, इस पे फोर्स लगाई थी आपने, वायर गोली तो होगा वायर, तो ये एरिया था ए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ए था, इस पे आपने कितनी फोर्स लगाई थी, इस पे हमने लगाई थी एफ। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल हो गया एफ बाई ए, तो ये हो गया प्रतिबल। ये है हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाई, ये स्ट्रेस गलत लिखा है एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यहाँ बेटा एरिया आएगा, और एरिया भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया गलत मिसप्रिंट हो रखा है, तो मैं करेक्ट करता रहूँगा जहाँ पे गलती होगी। फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आ गई स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। और यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी एफ बाई ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल बाई एल। स्क्रीन को और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ये आ गया। इससे आपको पता ही है ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई, अगर सी अपॉन डी होता है तो डी सबसे ऊपर चला जाता है ए के साथ, और सी बी के साथ चला जाता है, पता ही आपको। तो इस तरह से एफ एल डिवाइड बाई स्मॉल एल ए आ जाएगा, ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने वैसे ही डिफाइन कर दिया, अगर एल को भी हम 1 मान लें, कैपिटल एल को भी 1 मान लें, और ए को 1 मान लें, सब चीज़ों को 1 मान लें, तो वाई इक्वल टू एफ हो जाएगा। यानी कि अगर 1 मीटर लंबाई का कोई वायर है, 1 मीटर या 1 यूनिट लेंथ का कोई वायर है, और उस पर इतनी फोर्स लगाई जाए कि उसकी यूनिट लेंथ ही बढ़ जाए, यानी 1 मीटर है तो 1 ही मीटर लंबाई बढ़ जाए उसकी, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस पर लगाई गई फोर्स जो होगी वो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू के बराबर होगी, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, ऑल्दो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिफाइन कर देते हैं। हम छोटे से चेंज में भी ऐसा कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस डिफाइन कर सकते हैं कि अगर बहुत छोटी सी डी एफ फोर्स लगाई है, और डी एफ फोर्स से बहुत छोटा सा डी एल लेंथ चेंज हुई है, तो हम उसके लिए भी लगा सकते हैं। मतलब अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस भी कर दी है हमारी ना, सपोज एक वायर है वो खिंच रहा है, तो उसका स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, या स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन दोनों की एक लिमिट पर ऐसा आएगा कि स्ट्रेन स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल भी अगर नहीं है, तब भी हम बहुत छोटा सा ले सकते हैं डी एफ, और वो डी एफ जो बढ़ाया था उसमें कितनी लेंथ बढ़ी, डी एल बढ़ी, तो उसमें भी यंग्स मॉडुलस लगा सकते हैं, सेम फार्मूला लगेगा, ये डी एल बाई एल हो जाएगा यहाँ पे,
dl/l, और यहाँ df/a हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। ये ऊपर f/a हो गया एक तरह से, और नीचे हो गया स्मॉल l/L हो गया, तो ये आ गया एक तरह से, ये यंग्स मॉडुलस हो गया। दूसरा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मैंने बताया था कि वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी चीज़ पे वॉल्यूम बदलनी है, तो सपोज आपने इसमें क्या किया, आपने ऊपर से इस पर सब तरफ से दबाव शुरू कर दिया बनाना, यहाँ से दबाना शुरू कर दिया, सब तरफ से आप दबाने लगे, इसकी सरफेस, सारी सरफेस दबाने लगे चारों तरफ से, पीछे वाली सरफेस भी दबाएंगी ऐसे, और आगे वाली सरफेस भी दबाएगी ऐसे, सब तरफ से आपने इसे दबाना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, आपने इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगानी शुरू कर दी हर जगह। इसका जहाँ भी सरफेस थी, ऊपर वाली के परपेंडिकुलर लगा दी फोर्स, नीचे वाली के परपेंडिकुलर लगा दी, साइड वाली के परपेंडिकुलर लगा दी, पीछे वाली के परपेंडिकुलर लगा दी, आगे वाले के परपेंडिकुलर लगा दी, यानी आपने फोर्स क्या लगाई, उसके परपेंडिकुलर। तो जब आपने इसमें फोर्स लगाई, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट हो जाएगी। आपने ऊपर लगाई थी यहाँ पे F, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट F यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप अगर इसे यहाँ पे दबाएंगे, ओह सॉरी, आप अगर इसे यहाँ पे दबाएंगे, तो ये बॉडी क्या करेगी, उसका अपोज करेगी और यहाँ पे फोर्स लगाएगी इसके इक्वल अपोजिट। आप अगर इसे यहाँ पे दबाएंगे, तो बॉडी इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो इंटरनल फोर्सेज हैं जो क्रिएट हो रही हैं, वो इस फिगर में दिखा रखी हैं। इंटरनल फोर्सेज कौन सी क्रिएट हो रही हैं, ये बाहर की तरफ, ये बैक साइड में, ये वाली फोर्स गलत दिखाती है थोड़ी सी, ये इसमें है, और ये वाली ये फ्रंट सरफेस पे ऐसे, ये वाली ये नीचे वाली सरफेस पे ऐसे लगेंगी फोर्स ना। तो इंटरनल फोर्सेस इसमें आ गई कितनी, F, और उसका एक फेस का एरिया कितना था, सरफेस एरिया, या टोटल फोर्स अगर F माने, if a force F is applied uniformly and normally on a total surface area A of the body, टोटल फोर्स इस पे F लग रही है, और इस पे इनफैक्ट F नहीं लगता, प्रेशर लगता है वैसे। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी फोर्स ही होती है। तो क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस है क्योंकि आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस कहाँ काम कर रही है, नॉर्मली काम कर रही है, और वो क्या कर रही है, इसकी वॉल्यूम को चेंज करेगी, इसे दबाएगी। तो स्ट्रेन कौन सा होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस कौन सा हुआ, स्ट्रेस तो नॉर्मल स्ट्रेस हुआ, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, सरफेसिस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, इस वाली सरफेस के इधर है और पीछे वाली सरफेस के इधर है। नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर फोर्स, तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसमें चेंज किस में आ रहा है, वॉल्यूम में। तो स्ट्रेन कौन सी होगी, वॉल्यूम स्ट्रेन होगी, कि वॉल्यूम में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, इन दोनों के रेशियो को क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस कहेंगे। तो बल्क मॉडुलस हो गया नॉर्मल स्ट्रेस F/A डिवाइडेड बाई वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन। वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन, वॉल्यूम इन्होंने मान लिया कि स्मॉल v वॉल्यूम चेंज हुई है, और पहले कितनी वॉल्यूम थी, कैपिटल V। तो वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन यानी वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो गई, स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V। तो स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V ले लिया मैंने, कैपिटल V करेक्ट कर दिया था यहाँ पे, स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये आ गया यहाँ पे। और F/A को प्रेशर कह सकते हैं, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, P। तो F/A की जगह पे P ले लिया यहाँ पे, प्रेशर अप्लाइड। और यहाँ नेगेटिव साइन भी लिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये फोर्स बढ़ा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लिया गया है कि ये अपोजिट है। यहाँ लिखा भी होगा, ये लिखा है देखो, नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो ये आ गया PV डिवाइडेड बाई स्मॉल v, ठीक है। और अगर यही हम छोटे छोटे चेंजेस के लिए करें, इनफाइनेटेसिमल चेंज लें, प्रेशर में इनफाइनेटेसिमल dP चेंज किया गया, तो वॉल्यूम में इनफाइनेटेसिमल dV चेंज हुआ। तो इसी चीज़ में
एफ बाई ए की जगह डी पी रख दो, यहाँ पे एफ बाई ए की जगह डी पी रख दो, और स्मॉल वी की जगह डी वी रख दो, और कैपिटल वी की जगह वी रख दो, तो ये आ जाएगा। ये बल्क मॉडुलस हो गया। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी शेयर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेप पे डिपेंड करता है। अबे मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया था शेयर स्ट्रेंथ का, अब मैं 3 डायमेंशनल दिखा रहे हैं इसमें। देखो ये जो नीचे वाली सरफेस है, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ, ये बल्क मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा ऊपर लेकर मैं। ये जो नीचे वाला, ये जो ये है, ये फिक्स कर दिया हमने नीचे, ये चिपका दिया कहीं पूरा, ये बेस जो था पूरा चिपका दिया कहीं किसी चीज़ पे। और हमने क्या किया, इसके ऊपर वाली सरफेस पे फोर्स लगानी शुरू कर दिया सर यहाँ पे। तो जब हम नीचे का हिस्सा पूरा चिपका दिया हमने कहीं और ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो सरक जाएगा थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, लेकिन नीचे वाला फिक्स रहेगा। तो कैसे सरकेगा, ये डॉटेड लाइन की तरह। पहले तो था ऐसे, ये था ऐसे, पीछे वाली क्या थी, इस तरह से थी, ये थी, ये ऐसे जोड़ रखा था इन्होंने, ऐसे जोड़ रखा था, ऐसे जोड़ रखा था, ऐसे जोड़ रखा था, ऐसी शेप थी। अब आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगानी शुरू कर दी और नीचे आपने यहाँ पे सारा फिक्स कर दिया, ऐसे चिपका दिया है, तो नीचे से तो हिल नहीं सकता, ऊपर वाला सरक जाएगा ऊपर को। तो कैसे आ जाएगा, देखो डॉटेड लाइन की तरह आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सरक के, ये ऐसे, ये पूरी सरफेस ऐसे आ जाएगी, ये वाली सरफेस, ये वाली ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ये वाली ऐसे आ जाएगी, ये वाली ऐसे आ जाएगी। तो अब कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा सरक के, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। पहले सीधा सीधा था, अब ऐसा हो जाएगा, ऊपर से सरक जाएगा थोड़ा राइट की तरफ। किस एंगल से सरकेगा, ये रहा एंगल, ये एंगल थीटा था, थीटा। तो ये थीटा जो होगा शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है। अगेन आपने एफ लगाई है, फोर्स लगाई है, यहाँ पे एफ फोर्स लगाई है, यहाँ पे एफ फोर्स लगाई है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होगा। तो होता है बल्क, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसकी एक सही, इसमें डायमेंशंस मान लिए, देखो इसमें थोड़ी सी लंबाई मान लिए, ये जो सरका है इस डायरेक्शन में भी थोड़ा, ये जो सरका है यहाँ से ए पॉइंट ए प्राइम पे आ गया यहाँ पे, इसे स्मॉल एक्स मान लिया है इन्होंने, ए प्राइम को, ए प्राइम कितना सरका है ऊपर का, ए कॉर्नर एक्स डिस्टेंस सरका है, और लेंथ कितनी थी इसकी, ए डी, ये क्यूब लिया है क्यूब, क्योंकि क्यूब से हम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ए डी था, क्यूब की लेंथ कितनी थी एल, क्यूब की वन साइड कितनी थी एल, ये कैपिटल एल है, तो वन साइड ऑफ द क्यूब इज एल, ये एल है, और ये क्या है एक्स, तो एक्स और एल ये मानिए। तो और ये कितना डिफॉर्मेशन हो थीटा एंगल से, और टेन थीटा क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेन। ये रहा शेयरिंग स्ट्रेन और शेयर, और सिंपली शेयर भी कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन और शेयर। यहाँ पे लिख भी दिया, ए प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम इज इक्वल टू एक्स, और थीटा स्ट्रेन है, तो आपका शेयर स्ट्रेन कितना हो जाएगा थीटा। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी हमें अंडर इलास्टिक एलिमेंट लेना है, तो थीटा जो होगा ये बहुत छोटा होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, बहुत छोटा सा फोर्स लगाएंगे, स्मॉल थीटा। और थीटा जब स्मॉल होगा तो टेन थीटा के इक्वल लिया जा सकता है, थीटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट लिया जा सकता है अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है। जैसे जीरो, थीटा जीरो होता है तो साइन जीरो भी जीरो होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा साइन की वैल्यू बढ़ती है, इस तरह से। तो बहुत छोटी वैल्यू के लिए थीटा कहो या टेन थीटा कहो या साइन थीटा कहो, सबकी वैल्यू बराबर मान सकते हैं। तो टेन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ये लग गया। एक्स क्या था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अपर प्लेन का था, जो ऊपर वाला प्लेन था ना उसका डिस्प्लेसमेंट, उसे क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और कैपिटल एल क्या था, एक साइड थी इसकी, इस डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड बेस। दोबारा फिगर दिखाते हैं, ये कौन सी सरफेस है, ऊपर की सरफेस है, ये वाली सरफेस थी, ये वाली सरफेस थी, ऊपर वाली सरफेस। ये कितनी सरक गई है आगे, ये एक्स डिस्टेंस रख गया आगे, क्योंकि ए से ए प्राइम पे आ गई, ए प्राइम पे आ गया, ई प्राइम पे आ गया, के प्राइम पे आ गया, और बी प्राइम पे आ गया। तो कितनी आगे सरक गई, एक्स डिस्टेंस आगे सरक गई।
और ये जो सरफेस ऊपर वाली सरफेस है, ये जो सरक रही है, ये जो रुकी हुई सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस, ये रुकी हुई सरफेस है, नीचे नीचे फिक्स सरफेस है, रुकी हुई है। इन दोनों सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस है? रुकी हुई वाली सरफेस से खिसकने वाली सरफेस के बीच में L डिस्टेंस है। इसलिए शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो गया? शेयर स्ट्रेंथ या शेयरिंग स्ट्रेंथ आपका tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल आ गया। एक्स को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और जो साइड रुकी हुई, जो साइड सरक रही है, जिस साइड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो फिक्स साइड से कितने डिस्टेंस पे? कैपिटल एल पे। तो ये आ गया। और टेन, और स्ट्रेस को कहते हैं, क्या क्या कहते हैं इसमें जो स्ट्रेस लगाया है, उसे शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। क्योंकि देखो ऊपर वाली सरफेस जो थी ऐसे थी, आपकी ऊपर वाली सरफेस ऐसे थी, ऐसे थी ऊपर वाली सरफेस, तो इस सरफेस के पैरेलल यानी इस सरफेस के टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाई गई है ऐसे, इसलिए इसे टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अपर सरफेस का अगर एरिया ए है, स्मॉल है, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा एफ बाई ए। आप इसे कैपिटल ए भी मान सकते हैं, एफ बाई कैपिटल ए हो जाएगा। तो शेयरिंग स्ट्रेस एफ बाई कैपिटल ए हो गया, शेयरिंग स्ट्रेन हो गया एक्स बाई एल, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन दोनों का होगा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा वो एफ बाई ए डिवाइडेड बाई थीटा, यानी एफ बाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बाई एल, यानी एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स। इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे करते हैं? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही इफ ए इज़ 1 थीटा इज़ 1 एटसेट्रा, तो ईटा इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। ये डिफाइन करने के ये तरीके हैं। अगर बहुत छोटे छोटे से चेंज होते हैं, एफ की जगह पर डी एफ फोर्स चेंज हुआ है, थीटा की जगह पर डी थीटा हुआ है, तो ये एफ डी एफ डिवाइडेड बाई ए डी थीटा हो जाएगा, डी एफ डिवाइडेड बाई ए डी थीटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। तो हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देख लिया। बल्क मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के से। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे किया था? ईटा से। यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट किया? वाई से। तो कौन कौन सा मॉडुलस होगा? वाई हो गया यंग्स मॉडुलस, के हो गया बल्क मॉडुलस, और ईटा हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, ये वाला लेक्चर। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे।